ये इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन शब्द को हिंदी में निजीकरण कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी सरकारी कंपनी का मालिकाना हक या प्रबंध या उसे चलाने का जो हक होता है वह किसी व्यक्ति विशेष, निजी आदमी या निजी संस्था के पास होता है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है? प्राइवेट कंपनी का पर्पज प्रॉफिट बनाना होता है और वह प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को जाता है। शेयर होल्डर्स कौन होता है? उस कंपनी का मालिक। लेकिन वहीं पब्लिक कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वह सरकार को जाता है और सरकार उस पैसे का क्या करती है? सरकार उस पैसे से हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड और विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। चलिए बात करते हैं जो लोग प्राइवेटाइजेशन के फेवर में उनका क्या तर्क है। मान लीजिए एक्स नाम की कोई कंपनी है और उस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो अब कोई भी आ सकता है और एक्स जैसी दूसरी कंपनी बना सकता है। अब इन कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो सारी कंपनियां चाहेंगी कि अच्छी से अच्छी कस्टमर सर्विस उपलब्ध कराएं, सामानों के प्राइस कम रखे जाएं और एट द सेम टाइम वो प्रॉफिट को भी बनाए रखें, जिससे सबको फ़ायदा होता है और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। निजीकरण के बुनियादी आर्थिक तर्क यह दिया जाता है कि अपने कंपनी को सुनिश्चित रूप से अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार के पास बहुत ही कम प्रोत्साहन होते हैं। प्राइवेटाइजेशन के समर्थकों का मानना है कि प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों से अच्छा सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। सामान्यतः यह भी तर्क दिया जाता है कि इससे कीमतें कम होंगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, अधिक विकल्प मिलेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत 1991 में निजीकरण की शुरुआत हुई, जब हमने एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किया। भारत सरकार का यह कहना है कि निजीकरण जो भी होगा वह मेक इन इंडिया के तहत होगा, जो रोजगार पैदा करेगा, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर तर्क है, क्योंकि भारतीय रेलवे बिना निजी सेक्टर को दिए ही मेक इन प्रोजेक्ट के तहत बन सकती है। भारतीय रेलवे का निजीकरण करने से निजी सेक्टर ट्रेनों का रख रखाव अच्छे से करेंगे और उसकी सफाई पर ध्यान रखेंगे। ट्रेन समय पर पहुंचेगी, जो यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देगी। इस तर्क में थोड़ा सा मजबूती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्चा करके तकनीकी लाएंगे, जिससे यात्रियों को सुरक्षा ज़्यादा होगी। लेकिन इससे तो यह भी नुकसान होगा कि यात्रियों को ज़्यादा टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, जिससे गरीब लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तेजस और शताब्दी एक्सप्रेस के बीच में समय का सिर्फ 5 मिनट का अंतर है, लेकिन दोनों के किराए में 1.5 गुने का अंतर है। अब आप कहानी खुद समझ सकते होंगे। चलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी और जो 1974 की हड़ताल थी माननीय रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो, और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000, आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र भी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए और उस समय सरकार का तर्क आया, क्या करे साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं, और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। आइए जानते हैं आखिर सरकार कंपनियां बेच क्यों रही है। इसका आसान सा जवाब है कि सरकार को पैसे की ज़रूरत है विकास कार्यों के लिए, और वो पैसे तुरंत चाहिए। भारत सरकार को अपने विकास के लिए और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है। इसी के लिए टैक्स वसूला जाता है, लेकिन कभी कभी टैक्स कम पड़ जाता है, इसलिए सरकार वही करती है जो हम लोग करते हैं, बेग बारो स्टील। आइए उन लोगों का तर्क समझते हैं जो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी भी कंपनी का पर्पज प्रॉफिट बनाना होगा तो वह एक दिन इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी।
अगर कोई फॉरेन कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वह देश से बाहर जाएगा। हालांकि सबसे पहले शुरुआत प्राइवेटाइजेशन का ब्रिटेन में हुआ, लेकिन वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का मतलब कुछ अलग है। वहाँ की सरकार उन कंपनियों को प्राइवेटाइज करती है जिन कंपनियों में जो भी प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है वह किसी विशेष व्यक्ति या कुछ ही लोगों तक सीमित होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो उन कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत हर एक नागरिक को है। निजीकरण के द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए निगमीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आइए जानते हैं निगमीकरण क्या होता है। आसान भाषा में बोलें तो किसी गवर्नमेंट कंपनी को धीरे धीरे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को हाथ में सौंपना ही निगमीकरण कहा जाता है। इससे धन किसी विशेष व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगता है। उदाहरण के तौर पे भारत में 1% लोगों के पास 43% पैसा है, लेकिन निचले 50% लोगों के पास सिर्फ 3% पैसा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में कंपटीशन का अभाव हो सकता है और कुछ लोगों की मोनोपोली हो सकती है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों के समस्याओं का हल सिर्फ निजीकरण नहीं है। हालांकि किसी भी सरकारी कंपनी में यह अच्छी बात होती है कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर सरकार उसकी जवाबदेह होती है और सरकारी कंपनियों से जो भी लाभ होता है वह सरकार सोशल वेलफेयर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाने में खर्चा करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में अक्सर यह संभावना बनी रहती है कि धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में होने लगता है। उसका लाभ अक्सर साधारण लोगों तक पहुंचने के बजाय विदेशी हाथों तक पहुंचता है। हाँ, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में जाता है तो यह संभावना बनता है कि आने वाले समय में कंपनी लाभ बनाने के लिए लोगों का शोषण कर सकती है, सामानों के दाम बढ़ा सकती है और लोगों को कम तनख्वाह देकर ज़्यादा काम करा सकती है। सीधे तौर पे कहें तो सोशल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। कुछ आर्थिक सलाहकारों का मानना है कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार वाले एक समाज में प्राइवेटाइजेशन से सरकार और इसके समर्थक को वर्तमान मूल्य का एक बड़ा भाग बेईमानी से जनता से लेकर उनकी पसंदीदा दलालों के खाते में डालने का मौका मिल जाता है। हालांकि आर्थिक निजीकरण एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण निजीकरण की तरफ इशारा करती है। और यदि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो सरकार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना चाहिए और कंपनी के लिए एक अपर लिमिट सेट कर देना चाहिए जिससे कंज्यूमर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। धन्यवाद।